नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो कि डेली करंट अफेयर्स की कुछ स्लाइड्स पर बात करने का, कुछ क्वेश्चंस पर बात करने का, जो कि विविध परीक्षाएं यानी कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो परीक्षाएँ आपकी यूपी पुलिस की हों, चाहे वो परीक्षाएँ आपके यूपी SSC की हों, या कोई और परीक्षाएँ जो कि अन्य संस्थाओं के द्वारा जो है आयोजित कराई जाती हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो आज के सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहली स्लाइड आप सभी के लिए जो है वो ये रही। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय एथलीट ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस खिलाड़ी के द्वारा ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो है पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में 50 मीटर पिस्टल की स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता गया है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है कमलजीत ने। किसने जीता है? कमलजीत के द्वारा ये जो है विश्व पदक जीता गया। यदि हम बात करते हैं पूरी जो ISSF जो चैंपियनशिप है, ये कि निशानेबाजी की एक चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप में ओवरऑल यदि हम प्रदर्शन करते हैं भारत की, तो भारत इसमें तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, भारत तालिका में कितने स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। यदि हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना इसमें किसमें स्थान पर रहा? चाइना इसमें 12 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर जो है काबिज रहा। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं कमलजीत की, तो उन्होंने 50 मीटर जो व्यक्तिगत पिस्टल स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। जबकि यदि हम बात करते हैं महिलाओं की फ्री पिस्टल में, तो तियाना फोगाट ने अजरबैजान की खन्ना अलीयेवा से 1 अंक पीछे रहकर जो है रजत पदक जीता है। यदि हम बात करते हैं अभिनव शाह की और कमलजीत की, तो अभिनव शाह ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष और मिश्रित टीम, और कमलजीत ने 50 मीटर पिस्टल पुरुष और पुरुष टीम में 2-2 स्वर्ण जीते हैं। सान्याम ने 3 पदक जीते, 10 मीटर एयर पिस्टल महिलाओं में स्वर्ण और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम और महिला टीम स्पर्धाओं में 1-1 कांस्य पदक। तो ये जो कांस्य पदक, रजत पदक और स्वर्ण पदक जीते गए भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा ISSF चैंपियनशिप में जीते गए। और इसमें जो 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, वो किसने जीता है? कमलजीत के द्वारा ये पदक जीता गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि शिरीष कानेकर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है शिरीष कानेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? तो शिरीष कानेकर की यदि हम बात करते हैं, तो शिरीष कानेकर एक पत्रकार थे, अनुभवी पत्रकार थे, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया और ये निधन मुंबई में हुआ। अगर हम शिरीष कानेकर की बात करते हैं, तो उन्होंने क्रिकेट पर जो उनकी किताबें हैं, और नट बोल्ट बोलपत उनकी किताब है, कनेकरी उनकी किताब है, और क्रिकेट बेत जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। उनके कहानी संग्रह लागांव बत्ती को, लागांव बत्ती शिरीष कानेकर का ही क्या है? एक कहानी संग्रह है, जिसके लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद के पुरस्कार ने, जो महाराष्ट्र साहित्य परिषद है उसने सर्वश्रेष्ठ हास्य पुरस्कार से सम्मानित किया। कानेकर की यदि हम बात करते हैं, तो लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, समाना और फ्री प्रेस जर्नल जैसे मराठी और अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों में भी उन्होंने काम किया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में IMF ने भारत के विकास दर को जो है बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 5.9 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा क्या है
ये अनुमान अब बढ़ाकर 6.1 कर दिया गया है। पहले ये अनुमान 5.9% का था, लेकिन अब ये 6.9 कर दिया गया है। और ये जो अनुमान है वो विकास दर 2023 अप्रैल 23 में जो भविष्यवाणी की गई IMF के द्वारा उससे 0.2 अधिक है। IMF में अनुसंधान विभाग के प्रभाग प्रमुख डेनिस ले के अनुसार भारत इस वर्ष कुल वैश्विक वृद्धि में छठा योगदान देता है। यानी हम टोटल ऑल GDP की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो उस वर्ल्ड की GDP में भारत का स्थान कौन सा है? छठवां है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई। कहां पर की गई? मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। ठीक है। कुल कितने देशों ने इसकी सदस्यता ले रखी है? इसकी सदस्यता 190 देशों ने ले रखी है, जिसमें 189 संयुक्त राष्ट्र के देश हैं और एक दूसरा जो 90वां देश है वो है कोसावो। यदि हम प्रथम उप प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो प्रथम भारतीय जो कि IMF में अपॉइंट की गई हैं वो है गीता गोपीनाथ, जो प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर अपॉइंट की गई हैं। मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचांस हैं। प्रबंध निदेशक की यदि हम बात करते हैं तो क्रिस्टीना जार्जीवा इसकी जो है प्रमुख हैं। तो IMF की यदि हम बात करें तो उसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, और वाशिंगटन DC USA में है। और इसकी जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना जार्जीवा है। मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचांस है। और भारत की प्रबंध उपनिदेशक या कहें कि IMF की प्रथम भारतीय उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ सेलेक्ट की गई हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ियों ने जो है लेबनान एथलेटिक्स 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ियों ने लेबनान एथलेटिक्स 2023 में क्या है? स्वर्ण पदक जीते हैं। तो क्वेश्चन है कि बेरूत में लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यदि इसमें नाम आता है तो किशोर जेना का। ठीक है। किशोर जेना के द्वारा क्या है इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है। अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने क्या है अपने भारतीय जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उसमें भाला फेंक में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगर हम भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी और किशोर जेना ने की बात करते हैं तो उन्होंने बेरूत में लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में क्रमशः महिला और पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि किशोर जेना जो है वो पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता है, जबकि अन्नू रानी आपकी महिला श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक विजेता है। महिलाओं की स्पर्धा में अन्नू रानी ने 6 महिलाओं के साथ क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए 55.32 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया है। पुरुषों की स्पर्धा में किशोर जेना ने 8.96 मीटर की दूरी हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले हम बात कर ही चुके हैं नीरज चोपड़ा की, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो क्या है 2022 में भारतीय रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक विजेता बन चुके हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक ऐप है जिसका नाम है फोन पे। ये पहला ऐप बन गया जिसने आयकर की सुविधा का भुगतान करने की जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। तो क्वेश्चन है कि किस वित्तीय सेवा कंपनी ने अपने ऐप पर आयकर भुगतान, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने अपने ऐप पर आयकर भुगतान सेवा यह सुविधा लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? फोन पे ने लॉन्च की है। ठीक है। फोन पे के द्वारा क्या है अब जो कर्मचारी है वो अपने आयकर का भुगतान कर सकता है। अगर हम फोन पे की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 2015 में की गई। सह संस्थापक और CEO की बात करते हैं तो समीर निगम है। सह संस्थापक और सीटो की बात करते हैं तो राहुल चारी हैं। सह संस्थापक और CRO की बात करते हैं तो बुर्जिन इंजीनियर इसके सह संस्थापक और CRO हैं। इस सुविधा को सक्षम करने के लिए कंपनी ने B2B भुगतान और सेवा प्रदाता पेमेट के साथ साझेदारी की है। उपयोगकर्ता अपने बैंक के आधार पर 45 दिन की ब्याज मुक्त अवधि प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर के भुगतान पर रिवार्ड पॉइंट भी अर्जित कर सकते हैं।
कर भुगतान के लिए चालान 2 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा या होगा। ठीक है, तो फोन पे वो पहली वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है जो कि अपने ऐप के माध्यम से आयकर भुगतान की सुविधा का जो है वो प्रदान करती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर अगली स्लाइड ये है जो आरबीआई से रिलेटेड है, लिखा हुआ है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल करने के बारे में सूचित किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में किस बैंक को शामिल करने के बारे में सूचित किया है। तो नोंगहुप बैंक को आरबीआई ने सूचित करने के बारे में जो है शामिल किया है, दूसरी सूची के तहत उसको शामिल किया गया है। यदि हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की यदि हम बात करते हैं तो आरबीआई के अनुसार नोंगहुप बैंक को 20 जून 2023 को जारी एक पूर्व सूचना के माध्यम से आधिकारिक तौर पर विनियमित सूची में शामिल किया गया है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। यह एक कृषि बैंक है जिसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। बैंक की स्थापना 2012 में एनएसीएफ के स्वामित्व में हुई थी। नोंगहुप बैंक ने 2016 में भारत में प्रवेश किया था, यानी कि ये मुख्यतः दक्षिण कोरिया का एक बैंक है जो भारत में अपनी परिचालन सेवाएं प्रस्तुत करेगा। आरबीआई की वर्तमान नीति दरों की यदि हम बात करते हैं तो रेपो रेट कितना है, 6.50 है। बैंक दर कितनी है, 5.15 है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35 है। सीमांत स्थायी सुविधा दर कितनी है, 6.75% जो है इसकी सीमांत स्थायी सुविधा दर है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर 10 मिलियन स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT और मेटा के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। यानी कि CAIT और एक कंपनी है मेटा के द्वारा व्यापारियों को जो है वित्तीय साक्षरता या कहें कि जागरूकता या कहें वित्तीय ज्ञान उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है व्हाट्सएप से व्यापार। व्हाट्सएप से व्यापार इस प्रोग्राम का नाम है। CAT और मेटा ने व्हाट्सएप से व्यापार साझेदारी का विस्तार किया है। अगर हम CAT की बात करते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और मेटा व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर 10 मिलियन स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए अपने व्हाट्सएप से व्यापार कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं। साझेदारी का लक्ष्य सभी 29 भारतीय राज्यों में 11 भारतीय भाषाओं में हाइपर स्थानीय डिजिटल प्रशिक्षण के साथ साथ व्यवसायों के लिए विकास के अवसरों को उजागर करने के लिए डिजिटलीकरण प्रयासों को स्थानीय बनाना है। CAIT अपने स्टोर फ्रंट को डिजिटल बनाने और अपनी डिजिटल दुकान स्थापित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करेगा। पाठ्यक्रम मॉड्यूल और परीक्षा 7 भाषाओं में यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। यदि हम बात करते हैं मेटा की, तो इसकी स्थापना 4 जनवरी 2004 में की गई। संस्थापक इसके मार्क जुकरबर्ग हैं और मुख्यालय कैलिफोर्निया US में है। इसके और साथ भी लोग संस्थापकों में एक हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का नाम इसमें मुख्यता के साथ है, प्रमुखता के साथ दिया जाता है। तो CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और मेटा जो है व्हाट्सएप से व्यापार नामक एक साझेदारी का विस्तार करेंगे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक जो है बीमार नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है उसके जमा निकासी पर रोक लगा दी है। बीमार का मतलब है कि ऐसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो क्या कहते हैं, जो परिचालन दृष्टि से महत्वपूर्ण कहें कि सक्षम नहीं है या कहें कि ग्राहकों की जमा और ग्राहकों को भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है। तो आरबीआई के द्वारा समय समय पर ऐसी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की जाती हैं जो भुगतान और जमा के संदर्भ में अपेक्षित स्थिति में नहीं है या जिनका जो टोटल बैलेंस है वो इस या पूंजी अनुपात है वो उस अनुपात में नहीं है जिससे ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। तो इसी में आरबीआई ने जुलाई 2023 में नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है और जमा निकासी की सीमा 50,000 रुपये प्रति खाता कर दी है। आरबीआई के अनुसार बैंक को केंद्रीय बैंक से पूर्वानुमति के बिना नए ऋण जारी करने या नई जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। जिन बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंध या निर्देश लगाए गए हैं
वे हैं रामगढ़िया सहकारी बैंक नई दिल्ली, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक मुंबई, सांगली सहकारी बैंक मुंबई और शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड तुमकुर कर्नाटक। ये वो बैंकें हैं जिन पर हाल ही में क्या है आरबीआई के द्वारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है परिचालन प्रतिबंध लगाया गया है। यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में है। और यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है गवर्नर है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से टीवी नरेंद्रन को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? टीवी नरेंद्रन के लिए चुना गया है। टाटा की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना, टाटा इस्पात की यदि हम बात करते हैं तो स्थापना 26 अगस्त 1907 में की गई। संस्थापक थे जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र भारत में है। अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो नटराजन चंद्रशेखरन टाटा के इस समय अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो नोएल टाटा वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की गद्दी को संभाल रहे हैं। यदि हम बात करते हैं टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्रन को 5 साल के लिए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। उनके पास खनन और धातु उद्योग में 35 वर्ष से ज्यादा का जो है वो अनुभव है। उन्होंने 2013 में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यदि नरेंद्रन टाटा स्टील यूरोप, टाटा स्टील नीदरलैंड, बीबी के पर्यवेक्षी बोर्ड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां इस समय जो है वो टीवी नरेंद्रन के द्वारा संभाली जा रही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए जो है पहली जो महिला सदस्य बनी है नागालैंड से, उनका नाम क्या है? यानी कि नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो जो उपराष्ट्रपति हैं जयदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो वो अपने कार्यकाल के या कहे कि अपने कार्यकाज में सहायता के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो जयदीप धनखड़ के द्वारा वर्तमान में जो है 8 सदस्यों को जो है उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। इन उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुषों हैं। 4 पुरुष हैं। जो 4 महिलाएं अपॉइंट की गई हैं वो चारों महिलाएं पहली बार ही संसद के लिए अपॉइंट हुई हैं। इनमें यदि हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की ये पहली महिला है जो कि राज्यसभा की उपाध्यक्षता करेंगी और उनका नाम क्या है? फांगनोन कोन्याक। फांगनोन कोन्याक के लिए उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने जो 8 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। ठीक है, और ये क्या है? नागालैंड की ओर से जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नागालैंड की बात करते हैं तो राजधानी कोहिमा है, गवर्नर ला गणेशन है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। यदि हम बात करते हैं फांगनोन कोन्याक जो है उनके बारे में तो वो नागालैंड से राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य हैं। लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़ के द्वारा 8 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति की सदस्य भी हैं। वह संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी जाने वाली राज्य की दूसरी महिला भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। यानी कि वो सभी महिलाएं जो कि उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल की गई हैं, 4 की चारों महिलाएं, ये पहली बार संसद के लिए अपॉइंट हुई हैं और राज्यसभा में क्या है उपाध्यक्ष की जो बागडोर है वो संभालेंगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, बस आज की स्लाइड यही लास्ट स्लाइड थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल की स्लाइड में कुछ और चीज क्वेश्चन पर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।